चलिए, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपना प्लेनेट ऑर्बिट टू सक्सेस। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आप सब लोगों का। और जैसा कि आप सब जानते हैं भाई, एमपी जीके वाली क्लास में हम फिलहाल पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। और बहुत सारी बातचीत ऑलरेडी हम इसमें कर चुके हैं। आज थोड़ा सा देखेंगे क्या क्या पढ़ चुके हैं। और जैसा कि आप टाइटल में देख रहे हैं, आज दो पोर्शन जो है वो दोस्तों हम पढ़कर ख़त्म करने वाले हैं। एक तो हम पढ़ेंगे नर्मदा सोन घाटी को, और दूसरा हम बघेलखंड को पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो आपको ब्लू कलर का क्षेत्र दिख रहा है, यहाँ से लेकर दोस्तों यहाँ तक का, ये नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र कहलाता है। और इसी नर्मदा सोन घाटी से दोस्तों इस तरफ पूर्व की तरफ लगा हुआ जो क्षेत्र है, ये बघेलखंड कहलाता है। तो आज हम इस नर्मदा सोन घाटी को और इस बघेलखंड के हिस्से को जो है वो पढ़ने वाले हैं। चलिए आज की इस पढ़ाई को शुरू करते हैं। पहले एक बार देख लें भाई कौन कौन कनेक्ट हो चुका है। हेलो शिवम, हेलो बीना, हेलो पूजा, संस्कार, शिवानी, हेलो हेलो। चलें भाई, तो लगभग सब लोग आ चुके हैं। और एक बार मैं और चेक कर लेता हूँ भाई, और कौन कौन आ गया है यार। और कौन कौन आया भाई, हेलो कुछ तो कर लो, तभी तो पता चलेगा कि आप लोग आए थे या नहीं आए थे। अभी नियम बनाने वाले हैं अपन कि अब अगर आप लाइव क्लास में आ रहे हो तो आपको प्रेजेंट लगानी पड़ेगी। प्रेजेंट लगाया करो यार आके। प्रिंसी भी आ गई है। हेलो प्रिंसी, हेलो रश्मि। उससे थोड़ा आइडिया लग जाता है कि भाई अपने डेली वाले लोग आए हैं या नहीं आए, क्योंकि देखो बहुत सारे अपने साथी ऐसे हैं जो बाद में देखते हैं क्लास को, रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं। कई बार समय की परिस्थिति उनकी ऐसी होती है, या फिर भाई और भी कुछ चैलेंजेस होते हैं तो वो बाद में देखते हैं। तो जो लाइव आते हैं भाई वो आ जाया करो, और प्लीज आके एक बार बता दिया करो कि सर हम आ गए। और बताने का बड़ा तरीका सिंपल है, हेलो करना होता है तो बढ़िया रहता है। अच्छा, आप 9 बजे से ही आ गए रश्मि जी। रश्मि जी देखिए ऐसा है, नोटिफिकेशन आते रहते हैं। कई बार क्या होता है ना, 2-3 क्लासेस रहती हैं, तो 10-5 मिनट अगर लेट हो गए तो उसका नोटिफिकेशन आ जाता है किस पर, ऐप पर। ठीक है। अब सोच रहे हैं कम्युनिटी बना दें, पर ऐसी कितनी कम्युनिटी बनाए समझ नहीं आ रहा है। मतलब सोच रहे हैं एमपी जीके वालों की और साइंस वालों की एक अलग कम्युनिटी बना देते हैं व्हाट्सएप पे, तो वहां तुरंत डिटेल दे देंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तक व्हाट्सएप पे जो कम्युनिटी बनी है, एक तो सबके लिए बनी है, उसका नाम अपना प्लेनेट है। और जो भी एमपीपीएससी प्रीलिम्स का या फिर एमपीपीएससी के विलीवर बैच का कोर्स ले लेता है, उसको विलीवर कम्युनिटी में ऐड कर दे रहे थे। अब सोच रहे हैं सबको ऐड कर दें उसमें, जो भी ऐप में बैच लेता है सबको ऐड कर देंगे उसमें। ठीक है। उसमें सबको ऐड कर देंगे भाई बिलीवर कम्युनिटी में। तो रश्मि जी आपको अब कल से व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि क्लास शुरू हो चुकी है। ठीक है, वहां पे जैसी क्लास लाइव होती है ना, मैसेज कर देते हैं। तो आपका आज समय खराब हो गया, इसके लिए माफी चाहेंगे। वैसे मैंने मैसेज डाल दिया था कि क्लास जो है वो 8:30 से रहेगी, पर अब आप नोटिफिकेशन भी एक बार चेक कर लेना। कई बार हो जाता है वो 5-10 मिनट। अब क्या होता है ना, 9 बज के अगर 20 मिनट पे क्लास छूटी है तो आपको 10 मिनट वेट करना पड़ जाता है। ठीक है, तो कई बार ऐसा हो जाता है। फिर कई बार ये भी हो जाता है कि 9:30 से क्लास चालू करना चाहो, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर हो जाती है टेक्निकल, तो 5-7 मिनट उसको मैनेज करने में लग जाता है। तो अब अगली बार से हम ध्यान रखेंगे, आप सब लोगों का टाइम जो है वो खराब नहीं होने देंगे भाई। चलिए, तो आज की इस क्लास को सीधे आगे बढ़ा रहे हैं भैया। और देखो बहुत सारी चीजें जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। मैंने कल आपको एक होमवर्क भी दिया था, और मैंने आपको कहा था कि भाई जो भी पढ़ चुके हैं सबका एक कॉलम बनाकर कंपैरिजन करोगे और मुझे भेजोगे। और कुछ लोगों ने भेजा, कुछ लोगों ने नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा भाई, आप सब लोगों ने पढ़ नहीं रहे हो क्या, या नहीं होना है सेलेक्ट, हमें ठान लिया है क्या? नहीं ना, अगर कोई काम मिला है तो वो करना पड़ेगा। कल नहीं कर पाए तो आज कर लेना। और आज भाई एटलीस्ट रात 12-1 बजे 2 बजे, कितने भी बजे तक एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना लेना। कल मैंने आपको बताया था कि जो भी हम पॉइंट्स पढ़ रहे हैं सबको इस तरीके से आपको कॉलम में लिखना है। और मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड, रीवा पन्ना का पठार, और आज जो हम दो पढ़ रहे हैं किस किस का,
नर्मदा घाटी और बघेलखंड सबको कंपेयर करते हुए आप लिखकर मुझे भेजोगे। उससे आपका भी रिवीजन होगा और आपकी नोट्स भी प्रिसाइज होती चली जाएगी। चलिए फिलहाल भाई आ जाइए और देखिए दोस्तों, हमने देखा था एसपी चटर्जी जी ने 3 भागों में बांटा है और हमने कुछ इस तरीके से चीजों को पढ़ा था। आज क्या क्या पढ़ेंगे? आज ये जो आपको ब्लू कलर दिख रहा है, नर्मदा सोन घाटी, इसे हम पढ़ने वाले हैं। और दूसरा हम पढ़ेंगे क्या? बघेलखंड को। चलिए तो सीधे वहीं पर चर्चा करते हैं भाई, क्योंकि आज दो दो चीजें हमें डिस्कस करनी है, तो थोड़ा सा समय अपने पास दोस्तों लिमिटेड है। चलिए भाई, आज का पहला टॉपिक हमारा होने वाला है नर्मदा सोन घाटी। और देखिए दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये आखिरी ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत ज्यादा जो है वो डिटेलिंग है। इसके बाद वाले जो टॉपिक रहेंगे उसमें फैक्ट्स थोड़े ज्यादा रहेंगे। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इसी प्रकार के आते हैं क्वेश्चन। ये जैसे जैसे चैप्टर बदलता है, सब्जेक्ट की जो ये कह लें हम विशेषताएं हैं वो भी बदलती है, कैरेक्टरिस्टिक बदलता है। अभी बहुत सारे ऐसे टॉपिक आएंगे जहाँ फैक्ट्स ही फैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, और एक और बात भाई इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको YouTube पर जो यूनिट 10 की क्लास चल रही है वो कंपलसरी तौर पर लगानी है। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हो यूनिट 10 में है जनजाति, और जनजाति भी किसकी हम पढ़ रहे हैं? एमपी की, और वो भी एमपी के अंतर्गत ही आता है वो टॉपिक। तो आपको उन क्लासेस को लगाना है और उन क्लासेस की सिनॉप्सिस यानी कि शॉर्ट नोट्स बनानी है क्लास लगाते हुए। बाकी उसकी पीडीएफ जो है वो भी मिल जाएगी आपको व्यवस्थित तौर पर। उससे आप वो, क्योंकि वो भी एमपी जीके के ही अंतर्गत आता है, तो उसे इत्मीनान से लगा लो। यूट्यूब पर जाकर बेहतर काम रहेगा। ठीक है, क्योंकि वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। अभी मैं एक दिन, अभी जो बीते दिनों अलग अलग एमपीपीएससी ने अलग अलग जो एग्जाम्स करवाए हैं, छत्तीसगढ़ पीएससी ने जो एग्जाम्स करवाए हैं, उसमें जो जनजाति के क्वेश्चन है वो मैं आपको अभी एक दो दिन में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हमारी पढ़ाई से क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी मैंने जो है शायद हॉस्पिटल मैनेजमेंट का एक पेपर हुआ था एमपीपीएससी का, उसमें देखा, उसमें पूछा गया था गतला का संबंध किस जनजाति से है? बिदरी, बिदरी जो डांस हमने पढ़ा है वो 2 बार पूछा जा चुका है। अभी अभी जो इस 2025 और 26 में जो एग्जाम हुए हैं उसमें, तो वहां से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रधान के बारे में हमने पढ़ा है, प्रधान गोंडों की उपजाति, वो भी पूछी गई। बहुत सारे क्वेश्चन वहां से आए। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं भाई। नर्मदा सोन घाटी हम पढ़ रहे थे, और नर्मदा सोन घाटी में अपना तरीका वही रहेगा। पहले बनाएंगे एक मैप, और उसमें हम नर्मदा सोन घाटी को सबसे पहले दिखाने वाले हैं। और ये जो हमने बनाया ये है दोस्तों नर्मदा सोन घाटी। और देखिए, जब हम मध्य प्रदेश में पूरे के पूरे सातों भागों को देखते हैं तो सबसे बड़ा भाग निकल कर आता है मालवा दोस्तों। मालवा का जो प्रतिशत है वो कितना है? 28.6% है। और उस मालवा के बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है नर्मदा सोन घाटी। ये है दोस्तों नर्मदा सोन घाटी, और ये पूरे मध्य प्रदेश का 26% हिस्सा है। मतलब ये कोई छोटा मोटा हिस्सा नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा पोर्शन कवर करता है इस मध्य प्रदेश का। ठीक है, और अगर यहाँ की एक और मैं सबसे खास बात बताऊं दोस्तों, तो ये नर्मदा सोन घाटी मध्य प्रदेश का सबसे निचला हिस्सा है। मध्य प्रदेश का सबसे निचला हिस्सा है दोस्तों, निचला भाग। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मध्य प्रदेश का सबसे निचला भाग बताइए, तो नर्मदा सोन घाटी बताना। चलिए, इसके अलावा दोस्तों हम कुछ पॉइंट्स बनाकर पढ़ते हैं, वो पॉइंट्स सीधे यहाँ पर बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? स्थिति कहाँ पर है, कहाँ पर सिचुएटेड है, वो हम देखते हैं। दूसरा पॉइंट हम क्या देखते हैं? इसका आकार कितना है। तो दो बातें यहाँ पर देखते हैं हम। ये फॉर्मेट अब तो समझ में आ ही गया होगा। इसके अलावा हम देखते हैं इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। उत्पत्ति मतलब निर्माण कैसे हुआ, तो उत्पत्ति और निर्माण देखेंगे। फिर हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर जो चट्टानें हैं वो किस प्रकार की चट्टानें मिलती है। फिर हम चट्टानों के साथ देख लेते हैं यहाँ पर मिट्टी कैसी है।
मिट्टी के अलावा हम यहाँ पर ऊंचाई की बात भी कर लेते हैं कि भाई ऊंचाई कितनी है, और ऊंचाई के अलावा ढाल कितना है, ये हम यहाँ पर देख लेंगे। चलिए फिलहाल इतनी चीजें भाई नर्मदा सोन घाटी में हम देखने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल भारती भी आ चुकी हैं। चले भाई इतनी चीजें देखें, बस एक सेकंड रुकना, इस फॉर्मेट को अपने दिमाग में स्टेब्लिश कीजिए। भाई आंख बंद करें तो हमें ये फॉर्मेट दिखना चाहिए। ठीक है, जब भी हम आंख बंद करें तो हमें ये फॉर्मेट जो है वो दिखना चाहिए आंख में, कि भाई एमपी का मैप बना है, नर्मदा सोन घाटी है, इस तरफ हम स्थिति बताते हैं, इस तरफ हम आकार बताते हैं, यहाँ पे हम उत्पत्ति बताते हैं, चट्टाने, मिट्टी, ऊंचाई। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबसे जरूरी होता है कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस आता कैसे है, आप कैसे आप महसूस करोगे कि आपको चीजें पता है, ये तब संभव है तब जब आप टॉपिक की ग्रिप बना पाए। टॉपिक लगना चाहिए कि हमारी मुट्ठी में है, मुट्ठी में है मतलब अंडर कंट्रोल है। और अंडर कंट्रोल कब चीजें होती है, तब हमें पता होता है कि हमने उनको कैसे पढ़ा है। ठीक है, अगर आपको आधी बातें याद आ रही है और आधी बातें समझ नहीं आ रही है, पता जरूर है लेकिन रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो बार बार चीजों को रिकॉल करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। इसलिए हम फॉर्मेट पे हमेशा ध्यान देते हैं, चाहे हम वनडे एग्जाम की तैयारी करें, चाहे मेंस की तैयारी करें, प्रीलिम्स पढ़ें, सिविल सर्विस पढ़ें, कुछ भी पढ़ें। ठीक है, तो हमें शुरुआती तौर पर एक दो बार बस मेहनत करना है कि भाई ऐसा फॉर्मेट बना बना के देख लेना। और हर किसी में काम आ रहा है अपना फॉर्मेट, ऐसा भी नहीं है कि हर बार बदल रहा है। तो भाई जब भी हम भौतिक विभाजन पढ़ेंगे हम ऐसे ही पढ़ेंगे, इन्हीं पॉइंट्स के। देखो ऐसे लिखना जरूरी नहीं है, आप सीक्वेंस में लिख लो, बट पॉइंट्स होने चाहिए पता। चलिए, तो भाई यहां पर हम चीजें देखने वाले हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले स्थिति की अगर हम बात करें भाई, तो कहां पर स्थित है, मध्य प्रदेश के, दोस्तों मध्य प्रदेश के मध्य में स्थित है, लगभग एकदम यार बीच में स्थित है। वैसे तो आप अगर अच्छे से देखें तो पश्चिम की तरफ है थोड़ा ज्यादा, पर हम कह देते हैं भाई मोटे तौर पर कि मध्य प्रदेश के कहां पर है, मध्य में स्थित है। अच्छा, इसके दक्षिण में क्या है दोस्तों, सतपुड़ा। और इसके उत्तर में क्या है, मालवा। तो इसके उत्तर में क्या है, मालवा है। अच्छा, क्या उत्तर में मालवा बस है, नहीं, यहां पर क्या है, रीवा पन्ना का पठार। तो मालवा के साथ साथ रीवा पन्ना का पठार भी उत्तर में आता है। और इसके दक्षिण में क्या है दोस्तों, इसके दक्षिण में हमें देखने को मिलता है क्या, सतपुड़ा, सतपुड़ा मैकल। और इसके पूर्व में क्या है भाई, पूर्व में है बघेलखंड। पूर्व में क्या है, बघेलखंड, ये तो हमें पता ही है, कोई बात ही नहीं है। भाई यहां पर नीचे क्या है, यहां पर सतपुड़ा है। इस तरफ पूर्व में क्या है, बघेलखंड। यहां पर क्या है, बघेलखंड। यहां पर क्या है भाई, एकदम ऊपर मालवा, ये पूरा मालवा है। और यहां पर क्या है, रीवा पन्ना का पठार। तो इस तरीके से हमने बता दिया कि भाई ये स्थिति है, स्थिति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आकार की बात करते हैं दोस्तों। देखिए आकार बहुत महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा भाग है, मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा भाग है मालवा के बाद। भाई मालवा इससे भी बड़ा है, ये मालवा से थोड़ा छोटा है, 2% छोटा है। अच्छा, इसका एरिया कितना है भाई, इसका कितना क्षेत्रफल है, तो दोस्तों इसका जो क्षेत्रफल निकल कर आता है वो आता है 86,000 वर्ग किलोमीटर। और प्रतिशत कितना है, प्रतिशत है 26%। थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा यहां पर समझना, वापस ले जा रहा हूं आपको एकदम ऊपर। हमने पढ़ा था भाई मालवा का पठार। मालवा के पठार का जो क्षेत्रफल है वो 88,222.2 वर्ग किलोमीटर, 88,222.2 वर्ग किलोमीटर। और जो प्रतिशत है वो कितना है, 28.6%। और अब हम यहां से सीधे कहां आ गए, नर्मदा सोन घाटी। और नर्मदा सोन घाटी कितना है, 86,000। मतलब कितना भाई, कितना अंतर है, वो 88,000 है, ये 86,000 है,
2222 वर्ग किलोमीटर का अंतर है। और प्रतिशत की बात करें तो 2.6%, मतलब लगभग लगभग 2.5% छोटा है ये। मालवा की तुलना में नर्मदा सोन घाटी कितना छोटा है? 2.5% छोटा है। और मध्य प्रदेश का सबसे निचला भाग है, और मध्य प्रदेश का सबसे दूसरा बड़ा भाग है। कैसे बना भाई? बना कैसे, ये देखना जरूरी है। तो दोस्तों, इसका जो निर्माण हुआ है वो दक्कन ट्रैप से हुआ है। अब ये दक्कन ट्रैप क्या है? तो भाई, मैंने जब चट्टानें आपको पढ़ाई थी तब आपको मैंने बताया था कि जो मालवा का पठार है वो दक्कन ट्रैप से बना है। तो उसी दक्कन ट्रैप, दक्कन का ट्रैप मतलब पूरा जो दक्कन का पठार है यहाँ पर, वो उसी से बना है। उसी दक्कन के पठार का एक हिस्सा मालवा है और उसी का एक हिस्सा यहाँ तक का नर्मदा घाटी है। तो इस नर्मदा घाटी को अगर आप अच्छे से देखो तो ये इसका पश्चिमी हिस्सा, ये इसका पूर्वी हिस्सा। पश्चिम वाला हिस्सा मालवा की ही मिट्टी से बना है, जबकि पूर्व वाला हिस्सा जो है वो विंध्याचल से बना। तो नर्मदा सोन घाटी जो है ये दक्कन के ट्रैप और विंध्याचल की चट्टानों से टूटने के कारण बना है। ठीक है, इधर वाला हिस्सा मालवा वाली मिट्टी से बना और इधर वाला हिस्सा विंध्याचल वाली मिट्टी से बना। ठीक है, तो भाई इसका निर्माण कैसे हुआ है? इसका निर्माण हुआ है कैसे? कैसे हुआ है भाई? दक्कन ट्रैप और विंध्यन समूह से हुआ है। यहां किस प्रकार की चट्टानें हमें देखने को मिलती है भाई? किस प्रकार की चट्टानें देखने को मिलती है? तो दोस्तों, यहां पर जो चट्टानें देखने को मिलती है हमें, अवसादी चट्टानें देखने को मिलती है। ठीक है, और साथ में हमें कुछ चट्टानें आग्नेय देखने को भी मिलती है। तो दोनों प्रकार की चट्टानें देखने को मिलती है। आग्नेय चट्टानें भी देखने को मिलती है और अवसादी चट्टानें भी देखने को मिलती है। अच्छा, दोनों में अंतर क्या होता है भाई? आग्नेय चट्टानें ज्वालामुखी से निकलने वाली आग, मतलब कि लावा के जमने से बनती है और उसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। जो अंदर से जो लावा निकल रहा है उसमें क्या जीव जंतु है? क्या नहीं। तो क्या है उसमें? उसमें है हैवी मेटल्स, भारी धातुएं। लोहा, सोना, चांदी, लेड, बहुत सारी चीजें उसमें है ना। एल्यूमिनियम, बहुत सारी चीजें, मतलब बॉक्साइड, ये। और अवसादी चट्टानें कौन सी? ऐसी चट्टानें जो धरती के ऊपर हवा या पानी के द्वारा बहाकर लाए गए मिट्टी के कणों के जमने से बनी है, उसे अवसादी चट्टान कहते हैं। भाई, जैसे जैसे भूकंप आया, वनस्पतियां, जीव जंतु दबते चले गए और उनकी लेयर के ऊपर लेयर बनती चली गई और कई हजार सालों में वो क्या बन गए? जीवाश्म बन गए, फॉसिल्स बन गए। जैसे कोयला हो गया, तो कोयला अवसादी चट्टान है, जबकि जो ग्रेनाइट हो गई या बेसाल्ट हो गई, वो क्या हो गई? आपकी आग्नेय चट्टान है। तो याद रखना, आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते, अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। ये वो क्षेत्र है जहां अवसादी चट्टानें भी पाई जाती है और आग्नेय चट्टानें भी पाई जाती है। ठीक। मिट्टी कैसी है भाई? देखो, मिट्टी यहाँ की मिश्रित है। मिट्टी यहाँ की कैसी है? मिश्रित है। मिश्रित मिट्टी का क्या मतलब है भाई? यहाँ पे मिश्रित मिट्टी का ये मतलब है कि यहाँ पे आपको काली मिट्टी भी मिलती है थोड़ी सी, इसके अलावा लाल पीली मिट्टी भी मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि लाल पीली मिट्टी नहीं है, कुछ क्षेत्रों में लाल पीली मिट्टी भी मिलती है आपको। तो काली और लाल पीली दोनों प्रकार की मिट्टी आपको यहाँ देखने को मिल जाती है भाई। खासतौर पे इधर वाला इलाका, पश्चिम वाला इलाका, मालवा पूरा काली मिट्टी का है, क्योंकि दक्कन ट्रैप काली मिट्टी का है। तो दक्कन ट्रैप काली मिट्टी का है तो ये वाला हिस्सा भी दक्कन ट्रैप से बना है। तो जो हिस्सा मालवा से बना वो काली मिट्टी का, और जो हिस्सा इधर बघेलखंड के पास है वो लाल पीली मिट्टी का। तो इसका एक हिस्सा काली मिट्टी का बना है और एक हिस्सा जो है वो लाल पीली मिट्टी का बना है भाई। ऊंचाई, ऊंचाई ज्यादा नहीं है। ऊंचाई दोस्तों लगभग लगभग 300 मीटर के आसपास है। और ढाल किस तरफ है भाई? इसका ढलान किस तरफ है दोस्तों? तो इसका जो ढलान है वो आपको देखने को मिलेगा। ढलान किस तरफ बताएं भाई? एक सेकंड, है ना। पूर्व से पश्चिम, है ना। हाँ, क्योंकि नदियां तो इधर ही बहती। ध्यान दो, नदियां किधर बहती? नर्मदा किधर बहती? ताप्ती किधर बहती? नदी किस तरफ बहेगी? जिस तरफ ढलान उस तरफ नदी बहेगी। तो ढलान किस तरफ है? पूर्व से पश्चिम की तरफ।
चलो, कितना आसान था। मैं भी अटका तो कहाँ अटका, अपनी कश्ती डूबी तो कहाँ डूबी, जहाँ पानी कम था। चलो, एक बार इन सब चीजों को देखो, फिर आगे चलते हैं भाई। अभी रिवीजन भी कर लेंगे, लेकिन स्टेब्लिश कीजिए अपने दिमाग में इन सभी चीजों को। और भाई, इन क्लास का रिवीजन जरूर कर लेना यार, बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हैं, ताकि इसके बाद फिर कहीं पढ़ना ना पड़े। चलो चलो, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है ऑनलाइन पढ़ाई करने में? आज क्लास के बाद सब अपने एक्सपीरियंस बताना मुझे। पहले पूरा पढ़ लेते हैं, फिर बात करते हैं। अभी बीच में अपन बात नहीं करेंगे। सोच के रखो तब तक, मैं एक एक करके सबसे पूछूंगा कि तुम्हें क्या लग रहा है, क्या फील आ रहा है ऑनलाइन में। खास तौर पे एमपी के बारे में बताना, क्योंकि मैंने एमपी के लिए काफ़ी काफ़ी मेहनत की है। बहुत ज़्यादा डिटेल जो है वो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, वरना लोग जो है वो एक डेढ़ क्लास में पढ़ा के ख़त्म कर देते हैं इसको। हमने हर भाग के लिए लगभग लगभग मतलब 6 क्लासेस हमने लगाई है टॉपिक को पढ़ने के लिए, इसलिए कि हम लगभग लगभग ऐसी चीज़ें पढ़ लें कि कल को हमें फिर सेल्फ स्टडी करने में कोई दिक्कत ना हो। चलें भाई। नर्मदा सोन घाटी दोस्तों, मध्य प्रदेश। माफ करना, मैं ना गले मेरे गले ना बैठा हुआ रहता है शाम शाम को, और मैं ऐसा सब करते रहता हूँ तो तुम्हें बहुत इरिटेट होता होगा। अब की बार से ध्यान दूंगा, माइक बंद करूंगा, फिर अपना गला ठीक करूंगा, और पानी पीना पड़ेगा। और भाई, जो रिकॉर्डेड देखते होंगे उनका मैं क्या बोलूँ अब। सहो भाई। चलिए, तो मध्य प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है भाई नर्मदा सोन घाटी। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मध्य प्रदेश का सबसे निम्नतम हिस्सा है, सबसे निचला हिस्सा है। नाम ही है क्या, घाटी। मध्य प्रदेश के मध्य में है, इसके उत्तर में मालवा और रीवा है, रीवा पन्ना का पठार है। इसके पूर्व में बघेलखंड है और दक्षिण में सतपुड़ा है। आकार कितना है भाई, ध्यान रखो, 2222 वर्ग किलोमीटर छोटा है ये किससे, मालवा से। तो मालवा का कितना हो गया, 88,222 वर्ग किलोमीटर। इसका कितना हो गया, 86,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वो कितना है, 28.6%। ये कितना है, 26%। कैसे बना, मालवा दक्कन ट्रैप से बना है, दक्कन के पठार से बना है, तो ये भी किससे बना है, दक्कन के पठार से। क्या पूरा बना है, नहीं, इधर वाला हिस्सा, पश्चिमी हिस्सा दक्कन के पठार से बना है। और दक्कन के पठार से बने होने के कारण पश्चिम हिस्से की मिट्टी भी कैसी है, काली। बाकी जो पूर्व वाला हिस्सा है वो विंध्याचल से बना है, क्योंकि इधर का हिस्सा भी विंध्याचल स्कार्पलैंड से बना है। और लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि इस तरफ लाल पीली मिट्टी है, रीवा पन्ना के पठार में भी और बघेलखंड में भी। ठीक है। ऊंचाई भाई बहुत ज्यादा है क्या, नहीं, ऊंचाई मात्र 300 मीटर। और ढलान किस तरफ है, ढलान है पश्चिम से पूर्व, सॉरी, पूर्व से पश्चिम की तरफ। क्या कर रहे हैं आप, पूर्व से पश्चिम की तरफ। इसलिए नदियां भी किस तरफ बहती है, पश्चिम की तरफ बहती है। नर्मदा किस तरफ बहती है, पश्चिम की तरफ। ठीक है, इसके अलावा ताप्ती भी किस तरफ बहती है, पश्चिम की तरफ। चले भाई, इतनी चीजें हमने फिलहाल देखी है। चट्टानें किस प्रकार की है, दोनों प्रकार की चट्टानें देखने को मिलती है, आग्नेय चट्टानें भी और अवसादी चट्टानें भी देखने को मिलती है, इग्निशियस रॉक भी और सेडिमेंट्री रॉक्स भी। चलें आगे चलते हैं और बाकी की बातें भी करते हैं। देखो, आप सभी जानते हो भाई, 2 बार मैप बनाते हैं अपन। दूसरी बार वाला मैप हमेशा जल्दी बनता है अपना। अच्छा, इस एमपी जीके की क्लास का एक सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि तुम एमपी का मैप जरूर जल्दी जल्दी बनाने लगोगे भाई। कि लोग थोड़ी कायरी करते, एमपी पढ़ाते हैं, एमपी का मैप ही नहीं बनाते। चलो, तो एमपी का मैप बनाना बहुत सरल है। आपको एमपी के मैप में एक पक्षी ढूंढना पड़ेगा। एमपी के मैप को देखो, एक पक्षी है जिसका सिर है बीच में और 2 पंख है, और वो बैठा हुआ है एक डाल पर।
तो डाल पे बैठता है तो नीचे का शरीर ऐसा गोलाकार हो जाता है। तो आप इमेजिन कर लोगे तो आपको बेहतर होगा बनाने में। चलो, नर्मदा सोन घाटी के बारे में भाई कुछ और भी बातें देखते हैं। चलिए, क्या क्या देखेंगे भाई, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, जलवायु देखते हैं हम हमेशा। जलवायु के अलावा क्या देखेंगे, तापमान कितना है यहाँ का, कैसा है। फिर तापमान देख लिया तो वर्षा, वर्षा कितनी होती है। वर्षा देख लिया तो फसलें कैसी होती। फसलें देख लेंगे तो बता देंगे यहाँ पे वनस्पति कैसी, जंगल वंगल कैसे। खनिज कौन कौन से यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, मिलते भी हैं कि नहीं मिलते। बस इतनी चीजें देखनी। चलो आ जाओ फिर रिवीजन कर लेंगे। भाई सबसे पहले बात करते हैं किसकी, जलवायु की। और दोस्तों यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी है, उष्ण कटिबंधीय है। कैसी जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है यहाँ की। यहाँ की जलवायु कैसी है दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। इसका क्या मतलब है भाई, क्या ऐसी कोई और जलवायु किसी और क्षेत्र में मिली है क्या हमें, बिल्कुल मिली है। देखो थोड़ा सा रिकॉल करवा रहा हूं मैं। कहाँ गया भाई, कहाँ गया, नहीं पढ़ा है ना अभी अपन ने यहाँ पर। हम्म, हर जगह तो हमें अभी महाद्वीपीय जलवायु ही पढ़ा है हमने, अभी नहीं पढ़ा था हमने। बघेलखंड ही नहीं पढ़ा है तो कैसे पढ़ाएंगे। चलो ठीक। सारी की सारी जलवायु अभी तक जो हमने पढ़ी वो कैसी थी, थोड़ा यहाँ देख लो यार एक बार, थोड़ा तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा और तुम्हें और बेहतर तरीके से समझ भी आ जाएगा। यहाँ देखे थे मालवा, यहाँ देखे थे मध्य भारत, यहाँ देखे थे बुंदेलखंड, यहाँ देखे हैं रीवा पन्ना का पठार। इतनी चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। चलो, मालवा की जलवायु कैसी है भाई, मालवा की जलवायु कैसी, मालवा की जलवायु है सम जलवायु, मतलब ना ज्यादा गर्मी और ना ज्यादा ठंड। ठीक है, बाकी इन तीनों की जलवायु कैसी है, महाद्वीपीय, मतलब गर्मी में बहुत ज्यादा गर्म और ठंड में बहुत ज्यादा ठंडी। तो याद रखना अभी तक जो भी क्षेत्र पढ़ा है वहां की स्थिति ऐसी थी। अब आ गए हैं नर्मदा सोन घाटी में, जहां की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय का क्या मतलब है भाई, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु का ये मतलब है कि यहाँ की जो जलवायु है वो गर्मी में बहुत ज्यादा रहेगी, यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा नहीं पड़ती है। ठंड एवरेज है यहाँ की। भाई यहाँ की ठंड जो है वो कैसी है, एवरेज है। अगर तापमान की बात करूं दोस्तों तो मैक्सिमम जो टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा ये मिलेगा 42 डिग्री और जो मिनिमम टेम्परेचर मिलेगा वो लगभग 10 से 12 डिग्री। ठीक है, 10 से 12 ज्यादा कम हो गया मेरे ख्याल से भाई, ऊपर का भी कम करना पड़ेगा यार, एक सेकेंड रुको। भाई 42 नहीं, 40 करो इसको। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अधिकतम तापमान मैक्स टू मैक्स 40 डिग्री होता है और न्यूनतम तापमान लगभग लगभग 12 से 15 डिग्री। तो 40 से 12, गर्मी ठीक ठाक पड़ती है लेकिन ठंड, सीख गए भाई मैप बनाना, बहुत बढ़िया। तो भाई मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ का 40 है और मिनिमम टेम्परेचर यहाँ का 12 15 12 होते रहता है। बहुत ज्यादा ठंड नहीं पड़ती कि आपको बहुत हैवी जैकेट पहनना पड़ेगा। गर्मी ठीक ठाक पड़ जाती है, मतलब 40 41 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, सुनने में कम लगता है 40, फील काफी ज्यादा हो जाता है गर्मी का। तो यहाँ की उष्ण कटिबंधीय जलवायु स्लाइटली थोड़ी सी हॉट है क्लाइमेट, बहुत ज्यादा भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो गर्म है। वर्षा की अगर हम बात करें भाई, वर्षा की क्या स्थिति है यहाँ पर। भाई वर्षा की स्थिति अगर हम बात करें तो वर्षा एक जैसी नहीं होती। जैसे जैसे आप पूर्व की ओर जाते हो, वर्षा समझना, पश्चिम में कम वर्षा होती और पूर्व में ज्यादा वर्षा होती। दोस्तों पश्चिम वाला इलाका जो है, ये वाला इलाका यहाँ कम वर्षा,
और पूर्व वाले इलाके में ज्यादा वर्षा। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम दोनों ही जगह का एवरेज निकालें तो एवरेज निकल जाता है 125 सेंटीमीटर, जो कि ठीक ठाक है। मतलब ये नहीं बोल सकते आप कि नर्मदा सोन घाटी एक सूखा प्रभावित क्षेत्र है। थोड़ा ऐसा समझिए, अगर 125 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है तो हम कहते हैं कि वह एक कम वर्षा वाला क्षेत्र है। और अगर 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हो जाए तो हम कहते हैं कि वह एक सूखा क्षेत्र है। और अगर 40 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हो रही है तो हम उसको कह देते हैं रेगिस्तान। भाई अगर वर्षा साल भर में 40 सेंटीमीटर से भी कम हो रही है तो वहां वनस्पति होगी ही नहीं, वहां पे केवल थ्रोनी आपको पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, मतलब कांटेदार पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। ठीक है। जब 40 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है तो पेड़ पौधे रूपांतरण कर लेते हैं, एडॉप्टेशन कर जाते हैं, अनुकूलन के द्वारा अपनी पत्तियों को अपने कांटों में बदल लेते हैं, क्योंकि कांटे जो है वो कम वाष्प उत्सर्जन करते हैं और उनकी पानी की जो क्षति है वो रुक जाती है। रेगिस्तान, मध्य प्रदेश में कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है। 75 से कम वर्षा सूखा क्षेत्र, और 125 से के आसपास है तो ठीक ठाक औसत वर्षा, और 150 से ऊपर हो रही तो अधिक वर्षा, और अगर 200 से ज्यादा हो रही तो अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र। ठीक है। ऐसा है वर्षा का खेल। ये मैंने पढ़ाया भी है, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी जिन लोगों ने पढ़ा है उनने पढ़ा होगा फिलहाल। अभी हम मध्य प्रदेश में वर्षा अलग से देखेंगे। तो देखिए औसत वर्षा कितनी हो जाती है यहाँ पर, 125 हो जाती है, ठीक ठाक है, मतलब बहुत ऐसा नहीं है कि ज्यादा है कि बहुत ज्यादा कम भी है, ठीक ठाक वर्षा वाला क्षेत्र है। चलें भाई, फसलें कैसी होती है दोस्तों, देखिए चूंकि वर्षा जो है वो ठीक ठाक है, इसलिए फसलें भी यहाँ पर सभी प्रकार की हो जाती है। मतलब गेहूं भी हो जाता है यहाँ पर, इस पूर्व वाले क्षेत्र में चावल भी हो जाता है। तो गेहूं चावल तो होता ही होता है, इसके अलावा मूंगफली काफी होती है इस क्षेत्र में। और जहां पर काली मिट्टी पाई जाती है वहां के लोग थोड़ा कपास भी लगा देते हैं। ये जो मालवा के आसपास वाला इलाका है यहाँ के लोग कपास लगा देते हैं। इस तरफ लाल पीली मिट्टी में मूंगफली फली बहुत अच्छी होती तो फली लगा देते हैं। बाकी गेहूं चावल तो हर जगह आज के समय में हो ही जाता है। तो ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है। इसके अलावा हाँ भाई, एक और देख लो, गांजा यहाँ पे बहुत होता है यार। गांजा हालांकि प्रतिबंधित है, तो सरकार ने पहले से ही क्षेत्रों को चिन्हित कर रखा है कि किन क्षेत्रों में गांजा हो सकता है। सरकार बहुत पुराने जमाने से, अंग्रेजों के जमाने से जिन्हें लाइसेंस देते चली आ रही, उन्हीं को लाइसेंस देती है। अब नए क्षेत्र पर गांजा और अफीम नहीं लगती है भारत में। पुराने जो लोगों के पास पहले से लाइसेंस है वही लगाते हैं। और अब वो छोड़ भी रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि बहुत समस्या है इसमें, नियम बहुत कठोर होते चले जा रहे हैं। वनस्पति की बात करें तो वनस्पति ऐसी है भैया, यहाँ पे मिश्रित प्रकार की वनस्पति है। सागौन देखने को मिलता है, साल के पेड़ देखने को मिलते हैं, शीशम भी देखने को मिलता है यहाँ पर। ठीक है। बांस काफी ज्यादा, जहां पे कम वर्षा होती है वहां पे बांस हो जाता है बढ़िया। तो ये है, वनस्पति ज्यादा ऐसी पूछी नहीं जाती। एक बार इतनी चीजें एक बार पढ़कर देखिए, फिर हम आगे चलेंगे। देखिए भाई एक बार फिर हम खनिज देखेंगे और आगे चलेंगे। देखो खनिज समझना बहुत आसान है, मैंने बताया था यहाँ कुछ आग्नेय चट्टानें पाई जाती है, और आग्नेय चट्टानों में मिलती है आपको धातुएं, जैसे यहाँ पे तांबा मिलता है, यहाँ पे आपको लेड मतलब कि सीसा मिलता है, यहाँ पे थोड़ा बहुत कोबाल्ट भी पाया गया है, निकाला नहीं जाता क्योंकि बहुत कम मिला है, पर कोबाल्ट भी मिलता है। इसके अलावा भाई जो अवसादी चट्टान है उसमें हमें कोयला, चूना पत्थर, आपका संगमरमर मतलब कि मार्बल भी देखने को मिलता है। और भी है खनिज, पर इतने खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं। चलें, कोई ऐसी सर्वोच्च चोटी नहीं है यहाँ की, क्योंकि भाई बहुत ही निचला हिस्सा है तो यहाँ चोटी नहीं पाई जाएगी।
लेकिन हाँ, जब कहीं पर गहराई होती है तो वहां पर जार्ज बनते हैं। ठीक है, जब कहीं पर गहराई होती है तो वहां पर जार्ज बनते हैं, और यहाँ पर एक जार्ज है जिसका नाम है मुकरता, मुकरता जार्ज। ठीक है, या तो जार्ज बोल दो या तो गार्ज बोल दो। क्या है, भाषा बदलती है, प्रोनाउंसिएशन बदलता है, कुछ लोग जी को जे पढ़ लेते हैं और कुछ लोग गा पढ़ लेते हैं, तो जार्ज बोल दो या गार्ज बोल दो। ठीक है, तो ये भाई यहाँ का फेमस है। अभी इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जो पॉइंट्स हैं हमारे की पॉइंट्स, उन्हें एक बार पढ़ लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे और बघेलखंड के बारे में पढ़ेंगे। चलें, और अगर किसी को पता है मुकरता गार्ज भाई, तो बताएं मुझे कहाँ पर स्थित है और उसकी क्या विशेषता है। गार्ज को हिंदी में कहते हैं कंदराएं। आपने सुना होगा ना कि पहले के ऋषि मुनि कंदराओं में तपस्या किया करते थे, तो गार्ज का मतलब होता है कंदराएं। मुकुरता गार्ज के बारे में कुछ और बातें अगर पता है तो बताओ भाई। मुकुरता गार्ज कौन बनाती है? नर्मदा नदी बनाती है। 120 मीटर लंबा है। और सतपुड़ा की दो पहाड़ियां हैं। सतपुड़ा की दो पहाड़ियां हैं, पहला है अखरानी और दूसरा है मथवार। तो अखरानी और मथवार के बीच में, ये मैं सतपुड़ा मैकल में डिस्कस करूंगा आपसे कल। कल हम सतपुड़ा मैकल पढ़ेंगे ना तब। तो मुकरता जार्ज एक गहरा गड्ढा है, नर्मदा नदी बनाती है, लंबाई 120 मीटर लंबी है, और सतपुड़ा में आती है। सतपुड़ा के अखरानी और मथवार पहाड़ियों के बीच का हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल, भारती नर्मदा में है ना। जार्ज क्या होता है? जार्ज कंदराएं होती है रश्मि जी, है ना। जार्ज मतलब होता है कंदराएं, मतलब जहां पर एकदम गहरा सकरा गड्ढा बन जाता है। वैसी तो नर्मदा घाटी एक गहरा हिस्सा है, और नदियों के बहने से और वहां पर एक खोखला सकरा रास्ता बन जाएगा, उसको हम कह देते हैं गार्ज। 120 मीटर लंबा ये क्षेत्र बनता है। कल और उस पर हम चर्चा करेंगे। सतपुड़ा की दो पहाड़ियां अखरानी और मथवार, उस पर ये बनता है। ठीक है, नर्मदा नदी बनाती है। क्लियर है भाई? इतनी चीजें क्लियर है क्या? काफी बातें हमने यहाँ पे कर ली है। चलो आगे की बात करते हैं। अब देखो, इसकी कोई ऐसी खास विशेषताएं नहीं है, तो हम यहाँ विशेषताएं नहीं देखने वाले। एक बार रिवीजन कर लीजिए, फिर सीधे हम चलेंगे बघेलखंड की तरफ। ठीक, तो देखो भाई, कहां पर स्थित है हमने देखा, आकार हमने देखा, बना कैसे है, चट्टाने कैसी है, मिट्टी कैसी है, ऊंचाई कैसी है, सब हमने देख लिया। एक एक बात आपको बताई गई है, एक एक चीजें समझाई गई। इसका रिवीजन जरूर कीजिएगा, क्योंकि अब हम चलने वाले हैं भाई बघेलखंड की तरफ। आज दो टॉपिक हमें पढ़ना है, क्योंकि कल की क्लास बहुत स्पेशल अपन रखने वाले हैं। कल हम पढ़ेंगे सतपुड़ा मैकल, क्योंकि बड़ा है सतपुड़ा मैकल पढ़ना। और जितना भी हमने पढ़ा है मैं उसका रिवीजन करवाऊंगा आपको। एक फ्लो चार्ट बनाएंगे हम, और उस फ्लो चार्ट में हमने जो भी इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी है मालवा के बारे में, पूरा रिवीजन करेंगे हम। ठीक है, आज आप पहले बनाकर बताओ वो जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, देन मैं कल फिर बना के आपको बताता हूँ। चलिए, देखो, थोड़ी सी एफर्ट करने से अगर चीजें याद होती है, तो आपको वो एफर्ट जरूर करनी चाहिए। अरे भाई, ऐसा मैप थोड़ी ना बनाते। चलो भाई। अरे यार, क्या बनाना है अपन को? हमको बनाना है दोस्तों बघेलखंड।
ये हमने बना दिया बघेलखंड। ज़्यादा सीरियसली नहीं लेंगे हम डायग्राम्स को। चलो भाई, ये बघेलखंड हो गया हमारा। लिख भी दें इसमें। बघेलखंड कितने प्रतिशत? 7% एरिया कवर करता है। चलो, और सबसे पहली बात इसके बारे में जो आपको बिल्कुल याद रखनी चाहिए दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा भाग है ये। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा भौतिक प्रभाग है ये। अब भौतिक वर्गीकरण में सबसे छोटा क्या है? बघेलखंड। याद रखिएगा। सबसे छोटा क्या है भाई? सबसे छोटा है आपका क्या? बघेलखंड। याद रखना, इससे छोटा आपको कुछ और देखने को नहीं मिलेगा। चलिए, अब एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं अपन? सबसे पहले देखते हैं भाई कहाँ पर स्थित है, स्थिति देखते हैं। उसके बाद दोस्तों आकार के बारे में और उसका प्रतिशत हम कवर करते हैं। इसके अलावा हम तीसरी जो चीज देखते हैं, यहाँ निर्माण कैसे हुआ था। उसके अलावा चट्टानें किस प्रकार की है। चट्टानों के अलावा हम देखते हैं मिट्टी, मिट्टी का प्रकार कौन सा है। उसके अलावा हम देखते हैं ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है यहाँ की। और इसके अलावा दोस्तों हम यहाँ का ढाल भी देख लेते हैं, स्लोप किस तरफ। इतनी चीजें हमें यहाँ की देखनी होती है। क्लियर है? पहले इसमें तो हम यही देखते हैं। चलो स्थिति देख लेते हैं भाई। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में स्थित है ये। मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित है, पूर्व भाग में। पूर्वी कर देते हैं, पूर्वी भाग में। अब बाकी आप बता सकते हो भाई, इसके इधर क्या है, इधर क्या है, ये सब छोड़ दो, रहने दो, पता है। ठीक है, चलें। पर एक बात याद रखना इसकी, जो इम्पोर्टेंट है भाई, इसका ज्यादातर हिस्सा जो है वो छत्तीसगढ़ में आ जाता है। इसका अधिकांश भाग कहाँ चला गया है? इसका अधिकांश भाग छत्तीसगढ़ में है। मतलब जब हमारा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ हुआ करता था उस समय बघेलखंड पूरा अपने पास था। पर अब बघेलखंड का जो ज्यादातर हिस्सा है वो कहाँ चला गया है? वो छत्तीसगढ़ में चला गया, क्योंकि बघेलखंड ऐसा फैला हुआ है नीचे तक। तो अब ये बघेलखंड पूरा बघेलखंड नहीं है, इसका एक हिस्सा, जैसे बुंदेलखंड यूपी में भी है वैसे ही बघेलखंड कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ के साथ हमारा साझा होता है। इसलिए जब भी हम पढ़ते हैं अमरकंटक, तो अमरकंटक का एक हिस्सा अचानक मार कहलाता है, जो कि एक पर्वत श्रृंखला है, और वो कहां पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, याद रखना भाई। चलिए दोस्तों, इसके अगर हम बात करें भाई, क्या देखा हमने? स्थिति देखी है ना, अधिकांश भाग कहां पर है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। और प्रतिशत की बात करें तो 7% है भाई। कितने प्रतिशत भाग है? 7। इसका क्षेत्रफल बताओ भाई कोई, इसका क्षेत्रफल बताओ यार, याद नहीं आ रहा मुझे। कि सारी बातें जो है वो याद वाली रहती है अपन को, कोई बताओ यार इसका। किसी को पता है क्या क्लास में? वरना मुझे देखना ही पड़ेगा अब, क्योंकि याद नहीं आ रहा है, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। कोई बता दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अरे बताओ यार, मेरा फोन दूर रखा है, मुझे जाना पड़ेगा लाने। किसी को नहीं पता क्या? 25,000 के आसपास है ना? भाई मैंने तो 25,000 देखा है हर जगह।
अभी किसी और को कुछ पता है तो बता दो, वरना फिर मुझे भाई थोड़ा समय दो, फिर मुझे फोन उठाना पड़ेगा अपना। कौन कौन है भाई लाइव? संस्कार बताओ। संस्कार है, नम्रता है, शिवानी है, बीना है। उन लोगों को पता होना चाहिए यार। अभी तो देखो, अभी तो 25,000 कर लो, 25,000। वैसे मैंने यही पढ़ा है हमेशा से, 25,000 वर्ग किलोमीटर। मैं एक बार और इसे चेक कर लूंगा, अगर 24,000 कुछ होगा या 25,000 कुछ होगा तो मैं अपडेट कर दूंगा। मतलब 25,000 तो पता था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा था। तो फिलहाल 25,000, इससे ज्यादा नहीं है। इससे ज्यादा नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। फिलहाल 25,000 पढ़ लीजिए, इसको मैं ठीक करके कल अपन इस पे बात कर लेंगे अब। या तो फिर सर्च वर्च कौन करेगा, अभी देख लेंगे। चलो, तो आकार की बात करें तो 7%। है क्षेत्रफल कितना है? 25,000। किसी ने बताया क्या? नहीं बताया? जाने दो भाई, 25,000 बहुत है इतना। चलो, बस इतना याद रखना, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा भाग है। यार कभी तो आदमी भूल सकता है ना, ऐसा थोड़ी ना एक मशीन है। चलो, निर्माण कैसे हुआ भाई? इसका निर्माण हुआ है दोस्तों गोंडवाना लैंड की चट्टानों से। ये गोंडवाना लैंड की जो चट्टानें हुआ करती थी प्राचीन काल में, उससे टूटकर बना है बघेलखंड, याद रखना। मैंने बताया था आपको कि जब दुनिया बन रही थी, उस समय एक क्षेत्र हुआ करता था गोंडवाना लैंड, उसी से पूरा अपना मध्य भारत तक का पठार बना है, प्रायद्वीपीय पठार बना है। और एक था अपना अंगारा लैंड, जिससे पूरा यूरेशिया और तमाम चीजें जो है वो बनी। सर्च करके बता रहे हो क्या? संस्कार 42,179। क्या बात कर रहे हो भाई? पूजा 25,000 ही बोल रही है। 25,000 मैंने भी पढ़ा है, अब एक बार चेक कर लेंगे। चलो अभी छोड़ो उसको। चट्टाने कैसी है भाई यहाँ की? दोस्तों यहाँ की अगर हम बात करें, यहाँ हमें जो है धारवाड़ किस्म की चट्टाने देखने को मिलती है। कैसी चट्टाने देखने को मिलती है? धारवाड़। ठीक, तो धारवाड़ किस्म की चट्टाने जो है वो हमें यहाँ पर भाई ज्यादातर देखने को मिलती है। धारवाड़। मिट्टी कैसी है दोस्तों? लाल पीली मिट्टी है। मिट्टी कैसी है? लाल पीली। तो चट्टाने हमें यहाँ पर धारवाड़ किस्म की चट्टाने देखने को मिलती है। 25,000 ही बता रहे हो ना? हाँ भाई 25,000 ही है ना, कंफर्म हो गया। क्षेत्रफल इसका 25,000 ही है। 25,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और निर्माण गोंडवाना लैंड से हुआ है। चट्टाने यहाँ धारवाड़ किस्म की पाई जाती है, मैंने पढ़ा चुका है चट्टाने इसके पहले। तो जिसने नहीं पढ़ा एक बार देख लेना। लाल पीली किस्म की मिट्टी पाई जाती है भाई। और ऊंचाई की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ऊंचाई थोड़ी ज्यादा है। यहाँ की ऊंचाई है 450 से 700 मीटर की ऊंचाई देखने को मिलती है। मतलब नर्मदा घाटी से एकदम डबल है। ये जो एनएस वैली यहाँ पर बह रही है, नर्मदा घाटी जो है, इससे एकदम दुगनी ऊंचाई हमें देखने को मिलती है। ये कहाँ 300 350, और ये कहाँ सीधे 700। तो एकदम से ऊंचा है इधर ऐसा। ढालान की अगर हम बात करें, ढालान की बात करें तो ढालान इसका पूर्व की तरफ है भाई। ढालान किसका किस तरफ है? पूर्व की तरफ। इसका ढालान किस तरफ है? इस तरफ है इसका ढाल। ढाल पूर्व की तरफ है, याद रखना। हाँ, यहाँ की नदियां इधर ही बहती है। नर्मदा भाई, नर्मदा की बात अलग है। पर मोस्टली जो नदियां हैं वो पूर्व की तरफ ही निकल जाती हैं। सोन ही देख लो आप। सोन थोड़ी ना इधर आती है। सोन नदी गंगा से मिल जाती है फिर पटना में जाकर, रामनगर गंगा में। तो सोन नदी क्यों बही उत्तर की तरफ? तो पूर्व से बहते हुए इस तरफ चली जाती है वो, उत्तर पूर्व। चलें, एक बार देख लो इस भाग को, फिर हम आगे चलते हैं। ज्यादा कुछ है नहीं बघेलखंड में, फिर हम आगे चलें। एक बार पूरा देख लीजिए भाई, फिर चलते हैं। हट जाऊं जरा मैं, जल्दी से देखिए इसे, और अगर सिनॉप्सिस बना रहे हैं तो भाई जोड़ लीजिए इसे।
चलें आगे चलें। चलिए भाई आगे चलते हैं। देखो यहाँ आपको बहुत ज्यादा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलेगा भाई। ये जो हिस्सा है ना, यहाँ बहुत ज्यादा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलेगा। एक तरीके से ये मानकर चलो कि पिछड़ा इलाका है, बहुत ज्यादा भी पिछड़ा नहीं है, लेकिन हाँ काफी हद तक पिछड़ा ही इलाका है। बहुत सारे संसाधन होने के बावजूद भी इस बघेलखंड का डेवलपमेंट नहीं हो पाया। जबकि अगर हम खनिज की दृष्टि से बात करें तो बहुत सारे खनिज मिनरल्स हमें बघेलखंड में देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा गरीब क्षेत्र है, पानी भी है वहां पर, नदियां भी आपको वहां देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको वहां पर कोयला के बहुत सारे साइट्स, आपने सीधी, सिंगरौली, इनका तो नाम सुना ही होगा, अनूपपुर। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि खनिज नहीं है, मिनरल्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं हुआ। मैंने आपको बताया था कि डेवलपमेंट के लिए केवल संसाधनों का होना जरूरी नहीं है, परिवहन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब शहर जो है, ये सिटीज जो है, वो ऐसी जगह पे पड़नी चाहिए जहाँ से बड़े बड़े शहर या बंदरगाह या फिर एयरपोर्ट्स लगे हुए हों। पॉलिटिकली भी इंपॉर्टेंस होना चाहिए उसमें। अगर पॉलिटिशियन अच्छा नहीं रहेगा या पॉलिटिकल सिनेरियो नहीं रहेगा तो डेवलपमेंट नहीं होगा। चलो तो अब बात करते हैं यहाँ की जलवायु कैसी है। यहाँ का तापमान भी देख लेंगे। अब ये फॉर्मेट भी याद हो गया होगा। तो जलवायु, तापमान, वर्षा। अब वर्षा देख रहे हो तो साथ में फसलें, और फसलें देख रहे हैं तो साथ में क्या देखेंगे? साथ में देखेंगे वनस्पति। बस। चलिए भाई, अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे सम जलवायु पाई जाती है दोस्तों। सम जलवायु मतलब जैसी हमें मालवा में जलवायु देखने को मिल रही थी वैसी जलवायु। बहुत ज्यादा गर्मी नहीं और बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं, सब एवरेज एवरेज तौर पर हमें देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा गर्मी नहीं और बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं। मतलब तापमान यहाँ का कैसा है, मैक्स टू मैक्स जाएगा 40-41 के आसपास, 40 के आसपास। ठीक है, और मिनिमम जो टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है वो लगभग 10 के आसपास देखने को मिलता है। तो टेम्परेचर काफी जो है वो वेरी करता है, लेकिन फीलिंग जो है, क्योंकि पहाड़ियां आसपास है, तो पहाड़ियां आसपास होने के कारण हवाएं बहुत ट्रैप होती है। तो टेम्परेचर लो होने के बावजूद भी आपको ठंड नहीं लगती यहाँ पर। ठीक है, और बहुत ज्यादा गर्मी नहीं लगती टेम्परेचर जो है वो हाई होने के बावजूद भी, क्योंकि गर्मी के दिनों में ठंडी हवाओं को रोक कर रख लेता है और ठंड के दिनों में गर्म हवाओं को रोक कर रख लेता है। तो क्लाइमेट भले ही वहां का सम जलवायु, मतलब तापमान भले ही कम ज्यादा होता हो, लेकिन क्लाइमेट वहां का सम जलवायु है। तो अच्छा है, स्मूथ है वहां का बिहेवियर, वेदर अच्छा लगता है रहने में। वर्षा की बात करें तो वर्षा काफी ज्यादा होती है यहाँ पर, कंपेरेटिवली एनएस वैली। तो 150 तक यहाँ पर वर्षा हो जाती है, अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र होने की वजह से भाई फसलें अच्छी देखने को मिल जाती है आपको। चावल अच्छा होता है यहाँ पर, गेहूं अच्छा हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा मोटा अनाज तो भाई उसके लिए जाना जाता है। ये किसके लिए जाना जाता है? मोटा अनाज के लिए जाना जाता है। खासतौर पे यहाँ पे कोदो कुटकी बहुत होती है। बघेलखंड की पहचान है भाई मोटा अनाज। याद रखना, बघेलखंड की पहचान क्या है? मोटा अनाज। वनस्पति कैसी है भाई? वनस्पति बिल्कुल नर्मदा सोन घाटी जैसी ही वनस्पति है। सागौन, साल, बांस, ये सब देखने को मिलता है। सब वनस्पति में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर हाँ ये कुछ इस प्रकार की स्थिति है। देखो यहाँ लगे हाथों कुछ और बातें मैं बता देता हूँ। यहाँ की विशेषताएं देख लीजिए भाई। यहाँ पर आपको कोयला के क्षेत्र देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कोयला क्षेत्र है काफी सारे। आगे हम जब खनिज पढ़ेंगे तो फिर तो डिटेल में डिस्कशन करेंगे ही करेंगे। पर फिलहाल यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे सुहागपुर है दोस्तों। यहाँ पर सिंगरौली है, जो कि बहुत बड़े कोयला के क्षेत्र है। ठीक है, तो सुहागपुर, सिंगरौली, ये सब हमें यहाँ पर जो है वो आमतौर पे देखने को मिलता है। और एक चीज और देखिए, यहाँ पे खनिज कौन कौन से मिलते हैं। तो दोस्तों खनिज की अगर हम बात करें तो कोयला देखने को मिलता है यहाँ पर, कोयला। इसके अलावा चूना पत्थर भी देखने को मिलता है। ठीक है, और आजकल तो यहाँ पर प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस के भी अवशेष जो है वो पाए गए। कहते हैं कि ये जो बघेलखंड है इसके नीचे भारी मात्रा में जो है वो सीएनजी हमें मिल सकती है, नेचुरल गैस मिल सकती है, और हम उसका इस्तेमाल
सीएनजी में कर सकते हैं। तो ये है भाई बघेलखंड, एक बार पढ़कर देखिए। अब आप अभ्यस्त हो चुके हो इस फॉर्मेट से, तो अब आप खुद भी पढ़ सकते हो, एक बार पढ़कर देखिए। और ये थी आज की हमारी क्लास। थोड़ा सा एक रिवीजन करेंगे हम और आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे। थोड़ी सी एफर्ट आपको करना पड़ेगा, घर जाके फिर से, मतलब घर जाके कैसे पढ़ोगे, घर पे ही पढ़ रहे हो, तो क्लास के बाद एक बार रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, रिवीजन करोगे सब बनेगा। तो हमारी सिंपल फिलॉसफी है, हमें 3R फॉर्मूला अपनाना है। 3R फॉर्मूला, रीड करना है क्लास में आके, रिवीजन करना है एक बार फिर से क्लास लगा के या अपना नोट्स देख के, और खाली टाइम में बैठ के सोचना है, याद करके देखना है। खाली टाइम में बिना पेन पेपर के रिकॉल करके देखना है कि चीजें याद आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर याद आ रही है, बढ़िया चल रहा है। नहीं याद आ रही है तो फिर से देखना है, भटकना नहीं है इधर उधर। नहीं याद आ रही है, फिर से रिवीजन कर लीजिए, फिर से पढ़ लीजिए, याद आने लगेगा। तो रीड, रिवीजन, रिकॉल, बस बात इतनी सी। वापस बघेलखंड भाई मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। इसका ज्यादातर हिस्सा छत्तीसगढ़ में है। क्षेत्रफल है 25,000, क्षेत्रफल है 25,000 वर्ग किलोमीटर और प्रतिशत है 7। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा भौतिक प्रभाग। गोंडवाना लैंड से बना है। धारवाड़ प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। मिट्टी लाल पीली है। ऊंचाई ठीक ठाक है, मतलब 450 से 700 के आसपास है ऊंचाई। और ढलान इसका पूर्व की तरफ है, इस तरफ है। जलवायु यहाँ की वही है, सम जलवायु, ना बहुत ज्यादा गर्मी ना बहुत ज्यादा ठंड। अधिकतम तापमान गर्मी में 40 तक पहुंच जाता है, ठंड में 10 तक पहुंच जाता है। वर्षा भी अच्छी होती, 125 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र, मतलब पानी की कोई ऐसी कमी नहीं, सूखा नहीं पड़ता यहाँ पे। फसलें हो जाती सभी प्रकार की और वनस्पतियां भी है। खनिज की बात करें तो कोयला यहाँ पे बहुत ज्यादा है। सुहागपुर और सिंगरौली जो है वो कोयला वाला क्षेत्र यहाँ पर है भाई। चलिए, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास। उम्मीद है मजा आ रहा होगा एमपी को पढ़ने में। और बेसिकली मैं अगर आपको बताऊं तो कल हमारा ऐसा टॉपिक रहेगा जिसमें हम आखिरी बार इतना डिटेल में समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद परसों से आप देखोगे कि एमपी के जो टॉपिक्स हैं वो काफी हद तक बदल गए हैं। पढ़ने का तरीका, पढ़ाने का तरीका और टॉपिक का जो नेचर है वो बदल जाएगा, क्योंकि अभी तक हम एमपी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज ये हमारी लगभग लगभग 26वीं क्लास चल रही है एमपी की, और इन 26 क्लासों में हमने एमपी को पढ़ा कम और समझा ज्यादा है। और इस क्लास को डिटेल में पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव यही था कि भाई ऐसे हमारे साथी जो पहली बार एमपी पढ़ रहे हैं, या ऐसे हमारे साथी जो किसी और से पढ़ चुके हैं एमपी, फिर से एमपी पढ़ रहे हैं, सबकी सबकी जो है वो मदद हो जाए। नए पढ़ रहे हैं उन्हें बढ़िया मटेरियल मिल जाए, जो फिर से पढ़ रहे हैं उन्हें कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिल जाए। हमने बहुत डेप्थ अपनाई। मैंने आपको एमपी की मैपिंग पढ़ाई है, ईजी मैपिंग पढ़ाई है, संभाग पढ़ाए हैं, जिले पढ़ाए हैं, एमपी का गठन पढ़ाया है, राज्य की प्रतीक चिन्ह पढ़ाए, एक एक बातें आपको पढ़ाई गई। बस हमें क्या करना है, इन क्लासेस का एक बार रिवीजन करना है धीरे धीरे। कोशिश ये कीजिए कि अगले हफ्ते तक, ठीक है, मतलब लगभग लगभग संडे, अगले मंडे तक आप इन 25 क्लास का एक बार रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन कैसे करना है भाई, क्लास को फिर से देखना है, बढ़िया उसको 1.75 में देख लीजिए, अगर अच्छे से याद हो गई है तो स्पीड से क्लास देख लो, कोई दिक्कत नहीं, सब याद आ जाता है। एक्चुअली में क्या होता है, आप जब खुद पढ़ोगे और उसके बजाय आप मेरी बातें सुनोगे तो सुनी हुई बातें लंबे समय तक याद रहती है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई चमत्कार है, आप किसी की भी सुनी हुई बातें जल्दी याद रख सकते हो। ठीक है, और आप खुद नोटिस कर लो, मतलब आपने कभी किसी की कोई चैट पढ़ी होगी या कोई किसी का मैसेज पढ़ा होगा तो वो उतना याद नहीं रहता आपको। कोई आपको कुछ बोल देता है तो वो सालों साल याद रहता है। तो हम सुनकर जल्दी और याद करते हैं, लंबे समय तक याद करते हैं। कुछ ऐसी फंक्शन है हमारा। तो हमें क्या करना है, इनको रिवीजन करना है, कि हमने अब एमपी को बहुत अच्छे से समझ लिया। हमने एमपी का बहुत अच्छे से क्लासिफिकेशन भी कर लिया, एमपी की चट्टानें, एमपी का भौतिक विभाजन। अब आपको पता है कि बघेलखंड क्या होता है, बुंदेलखंड क्या होता है, कहाँ कौन से जिले आते हैं, कहाँ कौन सी मिट्टी है, कहाँ कितनी वर्षा होती है। एक बार इस पे कमांड हमारी बन गई तो फिर अब मध्य प्रदेश को पढ़ना बहुत आसान रहेगा। ठीक है, तो बस कल की क्लास, क्योंकि कल हमें पढ़ना है क्या, कल हमें पढ़ना है दोस्तों सतपुड़ा और मैकल। ठीक है, कल हमारा आखिरी पोर्शन रहेगा, कल एक इसका रिवीजन भी रहेगा, और कल इस पिंक वाले हिस्से को हम पढ़ेंगे
और हमारा पूरा मध्य प्रदेश का जो भौतिक विभाजन है वो पढ़कर खत्म हो जाएगा। और इसके बाद फिर मध्य प्रदेश में ऐसे हमें टॉपिक पढ़ने हैं जहां पर फैक्ट ही फैक्ट है। जैसे सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा मध्य प्रदेश में शिक्षा। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में कल हम परसों हम शिक्षा पढ़ेंगे। देन फिर मध्य प्रदेश में नदियां पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी। मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजना पढ़ना है। तो पहले मध्य प्रदेश में एजुकेशन अपन पढ़ लेंगे। ठीक है भाई। तो मध्य प्रदेश में एजुकेशन जब अपन पढ़ेंगे तो यूनिवर्सिटीज पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में कितनी यूनिवर्सिटी है, कौन कौन सी प्रमुख जो है वो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, कौन कौन सी जो है वो बाकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, और बहुत सारी अलग अलग उसमें हो सकते हैं चीज़ें। आईआईटीज कितनी है। बहुत फैक्ट वाला टॉपिक है, बहुत मजा आएगा तुम्हें। मंदिर पढ़ना है मध्य प्रदेश में, धर्म पढ़ना है, नेशनल पार्क्स पढ़ने हैं, एकदम फैक्ट पढ़ना है, मजा आएगा। तो भाई कल मिलते हैं, आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। क्लास बताओ भाई किस किस को समझ में आया, और थंब भेजो अगर समझ में आया तो। और अगर कोई डाउट है तो व्हाट्सएप पे आप जो है वो रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सूचना है भैया, जितने भी लोग जो अभी तक बिलीवर कम्युनिटी से नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप में, अभी थोड़ी देर बाद आपको एक लिंक भेजी जाएगी। उस लिंक से आप व्हाट्सएप की बिलीवर कम्युनिटी से जुड़ जाना। अपना प्लेनेट की कम्युनिटी सबके लिए है, बिलीवर कम्युनिटी उनके लिए है जो बैच खरीद चुके हैं, ताकि आपको लाइव क्लास की अपडेट तुरंत मिल जाए एक और तरीके से। चलिए, सबको समझ में आया भाई, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइस, और अब आराम कीजिए, थोड़ा सा रिवीजन कीजिए, और हम मिलते हैं कल।